हम लोगों ने देखा था किसी मॉलिक्यूल में ऑक्टेट रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी। ऑक्टेट रूल ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल बॉन्डिंग क्यों करता है। एक्साइटेड स्टेट ये बताता है कि बॉन्डिंग करने के पहले वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रॉपर अमाउंट में कर लेता है ताकि वो उतने प्रॉपर बॉन्ड बना सके जितने उसको बनाना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि फिर वो बॉन्ड कैसे बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ये बताता है कि बॉन्ड बनाने के पहले ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं ताकि एक जैसे बॉन्ड बना सके। VSEPR थ्योरी ये कहती है कि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो शेप आता है वो शेप थोड़ा बदल भी सकता है या उसमें एंगल थोड़े चेंज भी हो सकते हैं। जैसे मीथेन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये प्रॉपर टेट्राहेड्रल होता है 109 डिग्री 28 मिनट एंगल वाला। लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है बट ज्योमेट्री में सिर्फ एटम्स को देखा जाता है कि वो कहाँ अरेंज है बजाय कि लोन पेयर देखने के। तो अमोनिया में इस लोन पेयर को हम विजुलाइज नहीं करेंगे तो ये है तो टेट्राहेड्रा, बट इस टेट्राहेड्रा का एक वैलेंसी न देखें तो बचता है पिरामिड। तो ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है, पिरामिडल है और ये एंगल बदल जाएगा। यहाँ जो रिपल्शन हम देखेंगे तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये वाला भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। मीथेन में सारे रिपल्शन एक जैसे हैं तो यूनिफॉर्म रिपल्शन होंगे, बट यहाँ पर देखें तो ये लोन पेयर रिपल्शन है, जबकि ये रिपल्शन देखें तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। लोन पेयर रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है तो ये रिपल्शन ज्यादा रहेगा, तो ये कम हो जाएगा। ये 109 के बजाय 2 डिग्री कम होके 107 डिग्री पे आ जाएगा क्योंकि इधर से ज्यादा रिपल्शन मिल रहा है इनको, तो ये दोनों एंगल कम हो जाएंगे। वाटर में भी ऐसा ही है। वाटर में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है बट दो ऑर्बिटल में लोन पेयर है। वाटर में ये एंगल और ज्यादा कम होता है क्योंकि यहाँ तो एक और रिपल्शन रहता है, दैट इज लोन पेयर रिपल्शन जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। ये लोन पेयर रिपल्शन है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है यहाँ पर। ये एंगल बहुत कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से बहुत रिपल्शन आ रहा है। ये 104 डिग्री 5 मिनट रहता है वाटर में। तो VSEPR थ्योरी ये बताती है कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो एंगल आने चाहिए थे वो एंगल चेंज क्यों हो जाते हैं। ठीक है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हमने देखे ना। अब ये बात आती है कि क्या इन पांचों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या। ये पांचों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्या हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, किसी मॉलिक्यूल में हमें ये कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किसी मॉलिक्यूल में एक एटम कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, half of the total number of valence electrons in the molecule minus 3 times of number of atoms other than
central atom and hydrogen atom in the molecule by using this formula. आप किसी मॉलिक्यूल में ये पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा. सपोज हमको पता करना है वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा. वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और इस ऑक्सीजन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम निकालेंगे, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. 2 हाइड्रोजन एटम है तो 6 + 2 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. 6 + 2 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. half of the total number of valence electrons in the molecule minus 3 times of number of atoms other than central atom and the hydrogen atom. यहाँ पर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसको नहीं लेना है, हाइड्रोजन को नहीं लेना है, उसके अलावा कोई और एटम है ही नहीं तो 0. तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएगा 4 और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 कब आता है, जब एक s और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो. तो बाय दिस फार्मूला वी कैन से दैट वाटर में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होगा. सपोज मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हमको पता करना है कि इसमें सेंट्रल एटम के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा. सेंट्रल एटम सल्फर है, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ऑक्सीजन है 24 इलेक्ट्रॉन. सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल होगा 30. 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के वैलेंस शेल से आएंगे 32 माइनस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अदर देन सेंट्रल एटम एंड दी हाइड्रोजन एटम्स. हाइड्रोजन एटम और सेंट्रल एटम को छोड़कर बाकी एटम्स का नंबर दैट इज 4. तो 16 माइनस 12 4 in H2SO4 sulfur atom will be sp3 hybridized. इस तरह से हम इस फार्मूले को लगाकर ये पता कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता है. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पर ये फार्मूला लग जाता है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास में है. क्वेश्चन इज क्या इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सपोज हमको मॉलिक्यूल H2SO3 की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करना है कि मॉलिक्यूल H2SO3 की ज्योमेट्री कैसी होगी. मॉलिक्यूल H2SO3 की ज्योमेट्री कैसी होगी. हमें मॉलिक्यूल H2SO3 की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करना है. कोशिश कीजिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पास में हैं, इनको अप्लाई करके पता कीजिए कि मॉलिक्यूल H2SO3 की स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. मॉलिक्यूल H2SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो ये सारे कॉन्सेप्ट लगाने का आपको तरीका भी तो आना चाहिए. कई लोग मॉलिक्यूल H2SO3 की ज्योमेट्री ऐसी बना सकते हैं, H2SO3 ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ये H2SO3 है, कुछ भी ऐसा बना सकते हैं. देयर कैन बी सेवरल मेथड्स. क्या बनाएंगे. तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ऑक्टेट रूल, एक्साइटेड स्टेट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन,
VSEPR थ्योरी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला, इनको अप्लाई करने का एक सिस्टमेटिक मेथड होता है। उस मेथड में आपको 7 काम करने हैं, 1 बाय 1 7 काम आपको करने हैं। फाइनली आपको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने के लिए वो 7 काम क्या है? किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगर आपको प्रिडिक्ट करनी है तो आपको सिस्टमेटिकली 7 काम करने हैं। पहला काम बहुत ही आसान है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम प्रिडिक्ट कर लीजिए। सल्फर सेंट्रल एटम है। किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जनरली वो एटम होता है जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो नंबर में सबसे कम रहता है। तो H2SO3 में सल्फर एटम वैलेंस सेंट्रल एटम है। तो हमने 7 में से एक काम कर लिया, प्रिडिक्ट द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल। दूसरा काम, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लीजिए। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज X है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो X विल बी इक्वल टू +4। तो हमने दूसरा काम भी कर लिया। इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम निकाल लिया, उसका एल्जेब्रिक सम मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। नाउ तीसरा काम, राइट डाउन द ग्राउंड स्टेट आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का आउटरमोस्ट शेल का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सल्फर का आउटरमोस्ट शेल का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा 3s2 3p4 3d0, 3s2 3p4 3d0। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो इसका ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। पार्थ त्रिपाठी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट इज टेट्राहेड्रल, व्हाट इज ट्राइगोनल प्लेनर। पिछली क्लास के वीडियो देख लो, क्लास में क्या करते रहते हो। हजारों बार ये वर्ड मैंने यूज किया है, टेट्राहेड्रा क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, और आप रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझो ना, पहले रैंडमली कुछ भी पूछना है। अभी ट्राइगोनल प्लेनर की बात कहाँ आई यहाँ पे? अभी मैंने एक भी वर्ड कहाँ इस्तेमाल किया ट्राइगोनल प्लेनर? यू आर आस्किंग राइट नाउ व्हाट इज ट्राइगोनल प्लेनर। हाउ टू फाइंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसी मॉलिक्यूल में कैसे देखते हैं? जो एटम नंबर में कम रहता है उस मॉलिक्यूल में जनरली वो सेंट्रल एटम होता है। H2SO3 में एक सल्फर एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 3 ऑक्सीजन, ये सेंट्रल होगा। तो 3 काम हमने कर लिया। पहला काम हमने करना था मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम खोजना था। दूसरा काम करना था उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। तीसरा उसका ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब सल्फर एटम का हमको चौथा काम ये करना है कि उसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यदि हम उसका लिखना चाहते हैं तो हमको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे, कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके डी में भेज देंगे। मगर सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके यहाँ भेजते हैं तो इसके पास 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी अनपेयर होगा। पर अगर इसको भी भेजते हैं यहाँ पर तो फिर 6 अनपेयर्ड हो जाएंगे। सल्फर का हमको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एक्साइटेड स्टेट में, वेदर ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके भेज देना है या इनमें से किसी एक को ही अनपेयर करके भेजना है। सेकंड स्टेप में हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। सल्फर का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कर लेंगे जितना कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है।
ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। एक्साइटेड स्टेट में हम उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे जितने उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेंगे जितना ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर हम ज्योमेट्री बना रहे होते H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो फिर हम क्या करते, इसको भी यहाँ भेज देते ताकि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन नंबर क्यों निकाला, ताकि हम फोर्थ स्टेप में एक्साइटेड स्टेट प्रॉपरली लिख सकें। तो 4 काम हो गए। पहला काम था मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम खोजना, दूसरा था उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तीसरा उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखना, चौथा उसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो ये हमने एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। नाउ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय दैट सेंट्रल एटम निकाल लीजिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो कितने यूज कर रहा है, अभी मैंने फार्मूला बताया। ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन है 18, सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हो गए 24, 2 इसके वैलेंस में है 26, 26/2 -3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अदर देन सेंट्रल एटम एंड दी हाइड्रोजन एटम। सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन एटम को छोड़कर बाकी एटम्स का नंबर दैट इज 3। तो 13 - 9 4 हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो सल्फर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हमने ये 5 काम कर लिए। मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम खोज लिया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, उसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा, पांचवा काम था उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब सिक्स्थ काम करेंगे। सिक्स्थ काम में हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, तो सिक्स्थ काम क्या है, मेक अ पॉकेट इन द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक पॉकेट बनाएंगे इस हाइब्रिडाइजेशन को बताने वाला। एक S और 3 P को इस पॉकेट में एनक्लोज कर देंगे। एक S और 3 P को इस पॉकेट के अंदर एनक्लोज कर देंगे। ये पॉकेट इंडिकेट करेगा कि ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं, ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है। तो जो पॉकेट हम बनाते हैं ये इंडिकेट करता है कि कौन हाइब्रिडाइज हुआ है और कौन हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है। तो ये 4 ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये वाला नहीं हुआ है। ये 6 काम हमने कर लिए। नाउ हमारा मेन काम हो गया है। अब हमें पता है कि ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं, ये नहीं हुआ है। नाउ लास्ट काम, सेंट्रल एटम का सिंबल लेंगे, इसके सिंबल के अराउंड इस हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री बनाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये 4 ऑर्बिटल टेट्राहेड्रा, मतलब बेसिकली मैंने ये 4 ऑर्बिटल बना दिए। इन 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल के पास क्या है, लोन पेयर, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बट ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, वो 2 बॉन्ड बनाना चाहता है। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इससे एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस वाले से एक पाई बॉन्ड बना लेगा ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, मगर ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन ने एक इससे पेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया और उसी ऑक्सीजन ने एक इसके साथ पेयर करके पाई बॉन्ड बना लिया। हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस में हमने क्या लिखा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। अच्छा, फिर एक ऑक्सीजन और आया, वो इससे जुड़ा सिग्मा बॉन्ड बनाया, मगर यहाँ पाई बॉन्ड बनाने को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। फिर इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसके पास पाई बॉन्ड बनाने को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा।
इस प्रकार से H2SO3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर H2SO3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से पिरामिडल होगा। वैसे तो ये टेट्राहेड्रा होता, लेकिन बात वो आ गई कि टेट्राहेड्रा में एक जगह लोन पेयर आ गया तो बचा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? पिरामिडल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल H2SO3। बल्कि हम बता सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो पी पाई बॉन्ड है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड है कि डी पाई बॉन्ड है। H2SO3 में जो पाई बॉन्ड पाया जा रहा है, ये पी पाई बॉन्ड है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड है कि डी पाई बॉन्ड है? सर पी पाई डी पाई। पी पाई डी पाई बॉन्ड है, क्योंकि सल्फर का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप किया था। सल्फर का डी ऑर्बिटल था, ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होता है। तो इस मेथड से हम ये भी बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल में पाई बॉन्डिंग हुई है वो कौन से प्रकार के ऑर्बिटल्स ने की है। आपको पूरा ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन दिखता है उसका। ये बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बना है, ये बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बना है, ये बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बना है। ये जो चारों बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं है, ये जो तीनों बॉन्ड है सिग्मा, वो इन तीन ऑर्बिटल से बने हैं। ये लोन पेयर ये वाला ऑर्बिटल है, ये पाई बॉन्ड इसने बनाया है। तो ये सिस्टमेटिक तरीका है जिसमें आपको 7 काम करने होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने की, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स बनाने की ये मेथड काफी सारे मॉलिक्यूल्स पे लग जाती है। हालांकि सारे मॉलिक्यूल्स पे नहीं लगती है, बट बहुत सारे सिंपल छोटे मॉलिक्यूल्स पर ये मेथड लग जाती है। दिस इज कॉल्ड के मेथड। इसको आप के मेथड कह सकते हैं। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल H2CO3। H2CO3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कीजिए। इसी मेथड को यूज करके H2CO3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कीजिए। सर सेंट्रल एटम कैसे पता चलता, मतलब बीच जो बीच में लिखा है? सेंट्रल एटम जो आपका मन करता हो वही सेंट्रल एटम होता है। जो आपको लगता है कि ये सेंट्रल एटम होगा वही सेंट्रल एटम होता है। बताइए H2CO3 में कौन होना चाहिए? कार्बन। वही तो है। H3PO4 में कौन होना चाहिए? फॉस्फोरस। वही तो है। HClO4 में कौन होना चाहिए? क्लोरीन। वही तो है। PH3 में कौन होना चाहिए? फॉस्फोरस। वही तो है। सेंट्रल एटम जनरली दिख जाता है, इसके पीछे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां आप सेंट्रल एटम नहीं खोज पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस पर ये मेथड वैसे भी लगेगी नहीं। अगर आप किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम नहीं खोज पा रहे हैं तो मान के चलो कि उस पर ये मेथड वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है उसमें। तो अभी इतनी बड़ी चिंता नहीं, अभी केवल हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। आपको उसमें सेंट्रल एटम दिख ही जाएगा। H2CO3 कार्बोनिक एसिड की ज्योमेट्री क्या होगी? क्या मेथड अप्लाई कीजिए पूरे 7 पॉइंट्स।
तो H2CO3 की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने के लिए के मेथड हम लगाएंगे। H2CO3 में सेंट्रल एटम है कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर उसका है +4, बनाया किसी ने इसका स्ट्रक्चर? सर एक कार्बन 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ है, तो सर एक कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। दूसरा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और फिर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा सिग्मा बॉन्ड से, और तीसरा कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और ऑक्सीजन से एक और हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर विल बी ट्रायगोनल प्लेनर। इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा ट्रायगोनल प्लेनर। मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कार्बन है, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 होता है। एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन p में एक्साइट कर दिया गया। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कारण आ गए 18, कार्बन के पास होते हैं वैलेंस में 4 तो 22, ऑक्सीजन के पास में है 2 24, -3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अदर देन सेंट्रल एटम एंड द हाइड्रोजन एटम 3, 12 - 9 विल बी 3, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। कार्बन में एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। एक पॉकेट बनाएंगे जो इस एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में एक s और 2 p को एनक्लोज करता होगा। तो ये बताएगा कि एक s और 2 p हाइब्रिडाइज हुए हैं, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये आगे जाकर पाई बॉन्ड बनाने में काम आएगा। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, कहीं लोन पेयर नहीं है। कार्बन के आसपास sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे, जिसमें से एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ वो पाई बॉन्ड बना लेगा। फिर ये एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाने को इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इसको एक H मिल जाएगा। ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसके पास एक H लग जाएगा। तो ओवरऑल ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कार्बोनिक एसिड की ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी इस टाइप की। एंड द पाई बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी अ पी पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में रहता है, कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए काम आया वो भी p ऑर्बिटल में ही है। इस तरह से काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ज्योमेट्री इस मेथड से बनाई जा सकती है। इसमें किसी को कोई डाउट है? What will be the geometry of molecule?
XeF2, XeF2 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? सर एक्सी का एटॉमिक नंबर क्या है? जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। सर जेनॉन तो सर नोबल गैस है। जीनॉन नोबल गैस है। नोबल गैसेस के बारे में ये माना जाता था कि वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती है, बट बाद में ये पता लगा कि जीनॉन केमिकल रिएक्शन करती है और जीनॉन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनमें से क्रिप्टॉन और जीनॉन के कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बाकी नोबल गैसेस के कंपाउंड्स अभी भी नहीं पाए जाते। जीनॉन के ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल XeF2 में जीनॉन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है। जीनॉन का ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6 होता है एंड 5d0 होता है। जीनॉन का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? इसके लिए जीनॉन एटॉमिक नंबर 54 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरह से। इसके बजाय तो सिंपल यही देख लेते, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन नोबल गैसेस हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, इसका 2s2 2p6 होता है, तो इसका 3s2 3p6 होगा, इसका 4s2 4p6 होगा, तो इसका 5s2 5p6 होगा आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो जीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट जीनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया है, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज के। तो जीनॉन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो गए, बस इसको अनपेयर करके यहां भेजेंगे, इनको नहीं भेजेंगे। फिर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जीनॉन में निकालेंगे, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 फ्लोरीन है तो 14, और जीनॉन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 22। 22/2 -3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अदर देन सेंट्रल एटम एंड दी हाइड्रोजन एटम, तो दिस कम्स टू बी 11 - 6 5। तो जीनॉन के पास sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा, जीनॉन विल अंडरगो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन
तो जीनॉन के पास एक S 3P और एक D हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले लेगा। तो हमने देखा कि सारे ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इस सिस्टम में पाई बॉन्डिंग नहीं होगी। अब जीनॉन के पास बिकॉज ऑफ sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 5 ऑर्बिटल आएंगे। इसके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 5 ऑर्बिटल आएंगे। इनमें से 3 में लोन पेयर रहेंगे, 2 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएंगे। तो अब 3 यहाँ लोन पेयर, एक एक एक, ये तीनों लोन पेयर यहाँ आ गए। एक फ्लोरीन ने यहाँ बॉन्ड बनाया, एक फ्लोरीन ने यहाँ बॉन्ड बनाया। या ऐसा भी हो सकता था, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, 2 फ्लोरीन यहाँ। या ऐसा भी हो सकता था कि एक लोन पेयर यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, 2 लोन पेयर यहाँ। इस ज्योमेट्री में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री बनी है, इसमें बॉन्डिंग और लोन पेयर कहाँ कहाँ हो सकते थे। अगर यहाँ रहते तो फ्लोरीन फ्लोरीन एंगल 180 डिग्री होता। अगर ऐसे रहते तो फ्लोरीन फ्लोरीन एंगल 90 डिग्री का होता। अगर यहाँ रहते तो फ्लोरीन फ्लोरीन एंगल 120 डिग्री का होता। तो इन तीनों में से सही ज्योमेट्री कौन सी है? सेकंड वाली। इन तीनों में से सही ज्योमेट्री कौन सी है, ये पता करने के लिए हम बेंड्स रूल अप्लाई करेंगे। ये वाले जो ऑर्बिटल है ये इक्वेटोरियल ऑर्बिटल है, जबकि ये वाले जो ऑर्बिटल है ये एक्सियल ऑर्बिटल है। ये जो ऑर्बिटल है ये एक्सियल ऑर्बिटल है। ये वाले ऑर्बिटल इक्वेटोरियल ऑर्बिटल होते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में बीच के इक्वेटोरियल प्लेन पे जो ऑर्बिटल रहते हैं ये इक्वेटोरियल ऑर्बिटल रहते हैं, ये एक्सियल ऑर्बिटल रहते हैं। बेंड्स रूल क्या कहता है? इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री the lone pair tends to occupy equatorial orbitals. लोन पेयर इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स प्रेफर करते हैं। ये इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स में तीनों लोन पेयर हैं। ये गलत है क्योंकि यहाँ एक्सियल ऑर्बिटल में लोन पेयर चला गया है, तो ये ज्योमेट्री गलत हो जाएगी। यहाँ पर भी एक एक्सियल ऑर्बिटल में लोन पेयर चला गया है, तो ये ज्योमेट्री भी गलत है। यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं और वो तीनों इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में है। इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री द लोन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। तो अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है और उसमें लोन पेयर आ जाते हैं तो आप उनको बीच के इक्वेटोरियल प्लेन पर रखिए, ये ज्योमेट्री ठीक रहेगी इन दोनों के बजाय। तो XCF2 की ज्योमेट्री ये रहेगी। मगर जब हम इस ज्योमेट्री में, वैसे तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, जब हम इस ज्योमेट्री में लोन पेयर्स को देखेंगे ही नहीं तो ये बची ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। अगर हम उसमें लोन पेयर को नहीं देखेंगे तो फ्लोरीन जीनॉन फ्लोरीन, बस ये लीनियर ज्योमेट्री इस मॉलिक्यूल की रहेगी। तो यदि आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर बनाते समय आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पे पहुंचते हैं और उस ज्योमेट्री में लोन पेयर भी आने हैं और कोई ग्रुप भी आना है, तो लोन पेयर को बीच के इक्वेटोरियल प्लेन पे रखेंगे। तो XCF2
इसमें ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है मगर 3 लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री लीनियर बन गई। BRF3, अगर हम मॉलिक्यूल BRF3 की ज्योमेट्री देखते हैं, BRF3 में सेंट्रल एटम हो जाएगा ब्रोमीन, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा उसका +3। ब्रोमीन का ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5 4d0 होगा। ये ब्रोमीन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास में है बट इसको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इसको यहां भेज देगा एक को। तो ब्रोमीन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के यहां जाने से 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे तो इन दोनों को अनपेयर नहीं करेंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स BRF3 में, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, ब्रोमीन के पास भी 7 होते हैं तो टोटल होगा 28। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 28/2 -3 times of number of atoms other than central atom and the hydrogen atom, that comes to be 5। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, यहां भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो एक s 3p और एक d हाइब्रिडाइज हो गया। तो यहां भी हम ब्रोमीन के आसपास, यहां पर भी ब्रोमीन के आसपास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री क्रिएट होगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कब क्रिएट होती है? जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये 5 ऑर्बिटल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जाएंगे जिनमें से ये 2 एक्सियल ऑर्बिटल है, ये 3 इक्वेटोरियल है और यहाँ 2 लोन पेयर आने हैं। According to Bend's rule in trigonal bipyramidal geometry, lone pair tends to occupy equatorial orbital। तो ये दोनों लोन पेयर इन दोनों ऑर्बिटल में जाएंगे बजाय कि यहां जाने के, तो यहां चले जाते हैं। ये लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, ये लोन पेयर मैंने यहां रख दिया। ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा। तो BRF3 इसमें भी बेंड्स रूल लग रहा है और इसकी ज्योमेट्री कहलाएगी, ये है तो कौन सी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट इफ यू विल नॉट लुक एट द लोन पेयर, एक फ्लोरीन एटम, एक ब्रोमीन एटम, एक फ्लोरीन एटम सीधे हैं, एक फ्लोरीन एटम 90 डिग्री पे यहां निकल रहा है। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड टी शेप ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री टी शेप ज्योमेट्री कहलाती है। एक फ्लोरीन एटम यहां पर है, एक ब्रोमीन एटम यहां है, एक फ्लोरीन एटम यहां है, तो ये 3 एटम लाइन से आ गए, एक यहां आ गया, टी ऐसे ही तो बनता है, एक ऐसा और एक ऐसा। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड टी शेप ज्योमेट्री। सर तो इसमें लोन पेयर है तो वो अपना फोर्स नहीं लगाएंगे तो डिग्री चेंज करने के लिए? यहां पर अगर ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये इधर से भी तो रिपेल हो रहा है, तो ये फ्लोरीन तो यहीं रहेगा क्योंकि इधर से भी रिपेल हो रहा है, इधर से भी रिपेल हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा वो रिपल्शन। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जब 3 लोन पेयर आते हैं तो ज्योमेट्री लीनियर बचती है, 2 लोन पेयर आते हैं तो ज्योमेट्री टी शेप रहती है। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल SF4, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल SF4, SF4 की ज्योमेट्री
अगर हम मॉलिक्यूल SF4 की ज्योमेट्री बनाए तो SF4 में सेंट्रल एटम सल्फर है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका +4 है। सल्फर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के जैसा रहता है, 3s2 3p4 3d0। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है सल्फर का। एक्साइटेड स्टेट में उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको बस यहां भेज दें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे सल्फर के पास। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, 4 फ्लोरीन है तो 28 प्लस 6 इसके पास होते हैं 34, डिवाइड बाय 2 -3 टाइम्स ऑफ 4, 17 - 12 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, यहां भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट दिस टाइम उसके पास एक लोन पेयर होगा हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास। तो सल्फर के आसपास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, बट अब की बार उसमें एक ऑर्बिटल के पास लोन पेयर है। अकॉर्डिंग टू बेंच रूल वो बीच के इक्वेटोरियल प्लेन पे जाता है, तो लोन पेयर यहां रहेगा। एक फ्लोरीन यहां लगेगा, एक फ्लोरीन यहां लगेगा, एक फ्लोरीन यहां लगेगा, एक फ्लोरीन यहां लगेगा। दिस ज्योमेट्री, पहले वहां ऐसा एक टी बना था, अब यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर क्या बन रहा है? So seesaw shape. दिस अपीयर्स टू बी अ के शेप। यहां पर ऐसा के बनता हुआ दिखता है, बट के जो रहता है उसके ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में रहते हैं। यहां पर ये दोनों फ्लोरीन और ये दोनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में नहीं है, तो इस ज्योमेट्री को के शेप ज्योमेट्री नहीं कहेंगे। एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, तो एक फ्लोरीन यहाँ और एक उधर है, ये सेम प्लेन में नहीं है सभी फ्लोरीन, तो इसको के शेप ज्योमेट्री कहने के बजाय दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड सीसा ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को सीसा ज्योमेट्री कहते हैं। इसको के शेप ज्योमेट्री कहने के बजाय सीसा ज्योमेट्री कहेंगे। तो ये तीनों बेंड्स रूल के एग्जांपल हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब लोन पेयर आते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में वो लोन पेयर बीच के इक्वेटोरियल प्लेन पर रहते हैं, ना कि एक्सियल ऑर्बिटल्स में जाएंगे। एक लोन पेयर हुआ तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री चेंज होकर सीसा हो जाएगी। 2 लोन पेयर हुए तो ये टी शेप रहेगी, और 3 लोन पेयर हुए तो ये लीनियर ज्योमेट्री रहेगी। PCl2 F3, मॉलिक्यूल PCl2 F3 की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल PCl2 F3 की ज्योमेट्री, इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका +5 है। फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के जैसा रहेगा, 3s2 3p3 3d0। एक्साइटेड स्टेट में उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके यहां भेजेंगे।
तो नाउ इट विल हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाफ. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सबके पास 7 थे, इसके पास 7 थे, 5 एटम है 35, 5 इसके पास 40, -3 टाइम्स ऑफ 5, 20 - 15, 5. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d अगेन. तो फास्फोरस में एक s, 3 p और एक d हाइब्रिडाइज होंगे. तो फास्फोरस के पास अगेन 5 ऑर्बिटल्स आएंगे. दिस टाइम नन ऑफ द ऑर्बिटल विल कंटेन लोन पेयर. किसी भी ऑर्बिटल के पास लोन पेयर नहीं रहेगा, पांचों में बॉन्डिंग होनी है. बट अब ये जो एटम है, फ्लोरीन और क्लोरीन, दो अलग प्रकार के एटम है. तो फास्फोरस के अराउंड 3 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल हैं, 2 एक्सियल ऑर्बिटल हैं. इनमें हमें फ्लोरीन और क्लोरीन को अरेंज करना है 5 जगह. एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये था. इस मॉलिक्यूल की कौन सी ज्योमेट्री इनमें से सही है? इस मॉलिक्यूल की कौन सी ज्योमेट्री इनमें से ठीक है? सर मिडिल वाली. मिडिल वाली. ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री दिखती है और आपको लगता है कि चीजें सिमेट्रिकल ही रहनी चाहिए, तो आप मिडिल वाली ज्योमेट्री बताते हो. बट ये वाली ज्योमेट्री सही है. अगेन यहां पर बेंड्स रूल अप्लाई होगा. बेंड्स रूल दो बातें कहता है. अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर हैं तो वो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स प्रिफर करते हैं. लेकिन अगर एटम्स हैं तो उन दो अलग अलग प्रकार के एटम्स में से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम prefers axial orbitals. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल ऑर्बिटल्स प्रीफर करता है. यहां पर फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है क्लोरीन से, और ये गलत है क्योंकि फ्लोरीन इक्वेटोरियल पर है. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन विल प्रीफर एक्सियल ऑर्बिटल्स. लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स पे जाएगा. तो ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए ये बेंड्स रूल के एग्जांपल्स थे. जब मॉलिक्यूल में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होकर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री या पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है, क्योंकि इन दोनों ज्योमेट्रीज में एक्सियल और इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स अलग अलग पाए जाते हैं. ये तीनों इक्वेटोरियल, ये दोनों एक्सियल हैं. पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में भी ये 5 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल होते हैं और ये 2 एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं. इन दोनों पे ये बेंड्स रूल अप्लाई होता है. तो अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उस मॉलिक्यूल में sp3d या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री या पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ जाती है, तब लोन पेयर को रखने के लिए या हाई और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में डिसाइड करने के लिए बेंड्स रूल यूज हो जाएगा. तो इस तरह से हम काफी सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं. द ज्योमेट्री ऑफ XCF4. XCF4 की ज्योमेट्री क्या होगी?
सेंट्रल एटम जीनॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। जीनॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन S2 P6 D0 आएगा। जीनॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन S2 P6 D0 है। ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो जीनॉन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इन दोनों को अनपेयर करके यहां भेज दिया। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के कारण 28, जीनॉन के पास 8, 36 by 2 minus 3 times of 4, 18 minus 12, 6. Hybridization will be sp3 d2, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा। तो एक s 3p और 2d हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो जीनॉन के पास sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन से ये 6 ऑर्बिटल आएंगे। जीनॉन के पास sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होकर छह ऑर्बिटल्स आएंगे। अब उनमें से 2 में लोन पेयर होना है। तो HCF4 की ज्योमेट्री इन दोनों में से कौन सी होगी? HCF4 की ज्योमेट्री इन दोनों में से कौन सी होगी? फर्स्ट वाली। फर्स्ट मतलब ये वाली। यस सर। क्यों? सर क्योंकि सर लोन पेयर सर इक्वेटोरियल प्लेन पे है। अकॉर्डिंग टू बैंड्स रूल लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन में जाते हैं, पर आपने वो ध्यान नहीं दिया कि वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात थी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रा ज्योमेट्री होती है इसमें कोई एटम इक्वेटोरियल और कोई एक्सियल नहीं होता है। अभी हमको लग रहा है कि ये दोनों एक्सियल हैं और ये चारों इक्वेटोरियल हैं, लेकिन हम इन दोनों को पकड़ के अगर मैं इन दोनों बी को पकड़ के ऐसा रख दूं, मतलब मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से देखूं तो हमें ये एक्सियल दिखने लगेगा, ये इक्वेटोरियल दिखने लग जाएंगे। मीन्स in octahedral geometry there is no distinction of axial equatorial, all the orbitals are identical। और जब ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू बीएससी पेयर थ्योरी लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। यहाँ लोन पेयर के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ लोन पेयर के बीच में एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। ये बेहतर है। दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो बैंड्स रूल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे नहीं लगेगा। बैंड्स रूल जो रहता है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे नहीं लगेगा। ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, बट ये 2 लोन पेयर अगर हम ना देखें तो बची ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है HCF4 की। तो ऐसे काफी सारे मॉलिक्यूल्स पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस मेथड को लगाकर उनकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने की। अगली जो डाउट क्लास रहेगी उसमें केमिकल बॉन्डिंग पैकेज एक्सरसाइज 1 में 8-9 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। उन मॉलिक्यूल्स की सबकी ज्योमेट्री
इस मेथड से आप प्रैक्टिस करके आइए। और इसके अलावा और भी दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ज्योमेट्री आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डाउट क्लास में एक्सरसाइज 1 में जितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं उनकी ज्योमेट्री हम लोग बनाएंगे। पहले आप प्रैक्टिस करके आइए उनको। और भी मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री हम बना सकते हैं, CO2, SO2, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, HNO2, SO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4, काफी सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री इस मेथड से बनाई जा सकती है। काफी सारे मॉलिक्यूल है, इन सब की ज्योमेट्री सिस्टमेटिक तरीके से बनाई जा सकती है। बट तो नेक्स्ट क्लास में इन सब की भी प्रैक्टिस करिए, इनकी ज्योमेट्री बनाने की। और एक्सरसाइज 1 में जो दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स उनको भी देखिए बना के। बट कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी ज्योमेट्री को बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है। ओजोन, अमोनियम आयन, HNO3 मॉलिक्यूल, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन मॉलिक्यूल्स में चूंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये मॉलिक्यूल प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड वाले हैं, तो इनकी ज्योमेट्री अभी उस मेथड से बन जाएगी। हमने बॉन्ड्स 3 टाइप के बोले थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने से चार्जेस आता है, उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? वी कैन कंसीडर ऑक्सीजन, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक और ऑक्सीजन, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक बॉन्ड बन गया। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक बॉन्ड बन गया। नाउ इन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये O2 मॉलिक्यूल बन गया है। दोनों ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों स्टेबल हो गए। अभी इस O2 मॉलिक्यूल के पास एक ऑक्सीजन एटम आता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको बॉन्डिंग करना है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट में। ये इसके पास जाएगा, इससे बोलेगा कि बॉन्डिंग कर ले। ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, ये भी बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यह ऑक्सीजन इससे बोलेगा कि एक काम कर, 1 इलेक्ट्रॉन उधार दे दे। तो इस ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, उधार दे दिया, बोरो कर लिया इसने। अब ये बोलता है कि मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया है, मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे दे। तो ये ऑक्सीजन वापस नहीं देता है, ये बोलता है कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेट अस शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो ये बेचारा मजबूरी में फिर अपना ये इलेक्ट्रॉन भी देता है और ये यही वाला इलेक्ट्रॉन जो उसने लिया था इससे, उसको शेयर करता है। मतलब ये एक बॉन्ड बनता है इन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में
जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के हैं, इसका कुछ भी नहीं है। इसके पहले हमने देखा था एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, दोनों एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहां तो एक एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दूसरे ने कुछ भी नहीं दिया है। दिस बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की वन साइडेड शेयरिंग के कारण बनता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। वो जो कहानी बताई थी, इलेक्ट्रॉन उधार दे दिया, फिर वापस नहीं दिया, फिर शेयर करना, वो तो समझाने के लिए बताई थी। डाउट क्लास में ऐसा डाउट मत पूछने लग जाना कि कोई एटम उधार कैसे देता है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बोला। मतलब कंडीशन क्या है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इससे एक ऐसा बॉन्ड बनाएगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन यही देता है, ये कुछ भी नहीं देता है। ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू वन साइड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन से बताते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक एरो से बताते हैं, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम की तरफ होगी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? जब ऐसे 2 एटम होंगे जिसमें से एक के पास ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, दूसरे के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ए अपना लोन पेयर यूज करके बी के साथ बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में एक एटम ऐसा होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है और उसके पास एक लोन पेयर होता है, दूसरा एटम ऐसा होता है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, तो ये लोन पेयर वाला एटम अपना लोन पेयर उसको दे देता है। ठीक है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑन द ऑर्बिटल बेसिस? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंपली ऐसे बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बताने के लिए हम क्या बोलते थे, एक कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 एटम पास आते हैं और उनके आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ऐसे ही बनता है, बस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में क्या होता है, इन दोनों एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में क्या होगा, एक के पास भरा ऑर्बिटल, एक के पास खाली ऑर्बिटल होगा। जब ऐसे 2 एटम पास आते हैं जिसमें से एक के पास लोन पेयर वाला ऑर्बिटल और एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल a coordinate bond is formed. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की नेसेसिटी आपको कैसे पता चलेगी, आपको कैसे पता चलेगा? सर अगर हम इसमें तीनों से सर एक दूसरे से सर शेयर करते तो उनका भी बॉन्ड बन जाता ना, अगर तीनों एक दूसरे से शेयर करते। बट ये सिस्टम स्टेबल नहीं रहता, इसमें ये एंगल बहुत कम हो जाता 60 डिग्री के आसपास, तो ये स्टेबल ही नहीं रहता, ये टूट जाता जल्दी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बेहद वीक होता है, वो इस स्ट्रक्चर को होल्ड नहीं कर पाता। तो ओजोन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। वी शेप। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, इसके पास 1 होता है क्योंकि एक इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया है। तो आपको ये कैसे महसूस होगा, ये कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है? अगर आप देखो कि मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कराना है, लेकिन बॉन्डिंग कराने के लिए दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी बॉन्डिंग तो कराना है,
तो आप ये देखो कि क्या किसी के पास भरा ऑर्बिटल और क्या इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इसके भरे और इसके खाली ऑर्बिटल को ओवरलैप करा दो तो वहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्रेस करने के और बताने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये मैंने बताया, इस हिसाब से ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बताने का एक तरीका और है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका कंप्लीट नहीं है। तो जो मैंने पहले कहानी बताई थी कि ये ऑक्सीजन इसके पास जाता है और इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो सपोज ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे एक प्लस आएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है एक्स्ट्रा तो इस पे एक माइनस साइन आएगा। अब इन दोनों के पास अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इन दोनों को यूज करके ये एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। अब चूंकि इस तरीके में हमने क्या किया है, इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको कंप्लीट दिलवा दिया और फिर दोनों के पास जब अनपेयर अनपेयर हो गए तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला बॉन्ड बनाया। मतलब हमने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ही नहीं, यहाँ तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। बस ये है कि हमने उस कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के पहले इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट दिलवा दिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पे एक प्लस चार्ज ला दिया और जिसने लिया उस पे एक माइनस लिया। अब इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो उसको कोवेलेंट कहते हैं। तो इस बॉन्ड को हमको एरो से बताने की जरूरत नहीं है, तो लाइन से बताएंगे क्योंकि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब हमने क्या किया, इस सेकंड अप्रोच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को खत्म ही कर दिया। हमने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड, जब उस कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के पहले एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। ये भी ठीक स्ट्रक्चर है ओजोन का। तो अगर आप ओजोन का ये स्ट्रक्चर बताते हो, इसका मतलब है कि आप थ्योरी कौन सी यूज कर रहे हो। अगर आप ओजोन का ये स्ट्रक्चर बताते हो, मतलब आप थ्योरी क्या यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे दो फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग करा दो। अगर आप ओजोन का ये स्ट्रक्चर बनाते हो, मतलब आप थ्योरी क्या यूज कर रहे हो, ये अपना भरा ऑर्बिटल इसके खाली ऑर्बिटल को दे रहा है। दोनों ही सही तरीके सही है। अनदर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ammonia reacts with H plus ion to form ammonium ion। अमोनिया H प्लस आयन से रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाता है। अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, पिरामिडल ऐसा होता है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, इसके पास एक H प्लस आयन आता है। अब H प्लस आयन जो है, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो बचा H प्लस आयन। इसको हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, इसके पास एक लोन पेयर है। क्यों ना ये अपना लोन पेयर इसको देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। ये अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, अमोनिया के पास जब H प्लस आयन आएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको पहले दे दे, इसके इलेक्ट्रॉन देने से इस पे प्लस आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाने से इस पे माइनस आएगा, मगर पहले से इसके पास प्लस है तो वो प्लस खत्म हो जाएगा। और अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करके एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। तो अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
अगर हम यहाँ पे जो HNO2 का स्ट्रक्चर है ये बनाते हैं, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, नाइट्रोजन के पास कॉन्फ़िगरेशन ये है 2s2 2p3। नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, अगर निकालेंगे तो भी वही आएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके पास 6, 12 इनके पास 18, 18/2 -3 टाइम्स ऑफ 2, 9 - 6 3, हाइब्रिडेशन है sp2। ये नाइट्रोजन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब इस नाइट्रोजन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा 3 ऑर्बिटल आएंगे, एक में ये लोन पेयर है, एक में ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस वाले के साथ पाई बॉन्ड बनाया, इसने एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक H दे दो। ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? HNO2 का। बट सपोज आपको स्ट्रक्चर बनाना है HNO3 का। अब नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल तो था नहीं कि एक ऑक्सीजन और आके लग जाता, तो HNO2 का स्ट्रक्चर ये है, HNO3 का स्ट्रक्चर ये बना दो। यही है, ये वाला ऑर्बिटल यूज हो गया ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करने को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। नहीं तो ऐसा बना दो, इसके पास एक लोन पेयर था, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पहले इसको दिया, इस पे नेगेटिव, इस पे प्लस आया, बाद में दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयर कर लिया, एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। इस मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0 है, एक प्लस है एक माइनस है, नेट चार्ज 0 है, मगर इसके इस एटम पे एक प्लस है। एक मॉलिक्यूल में किसी एटम पे जो चार्ज आता है, भले उस मॉलिक्यूल का नेट चार्ज 0 हो, ये इस एटम का फॉर्मल चार्ज कहलाता है। तो इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज है +1, इसका फॉर्मल चार्ज है -1। इस वाले एटम का फॉर्मल चार्ज है 0, इसका फॉर्मल चार्ज है 0, इसका फॉर्मल चार्ज है 0। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का ये जो सेकंड मेथड है, एक इलेक्ट्रॉन पहले दे दो फिर शेयर करा दो, उसमें एटम्स पे फॉर्मल चार्ज आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि HNO3 में नाइट्रोजन एटम पर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा। इस वाली अप्रोच से आप नहीं निकाल पा रहे, ऐसा लग रहा है कि 0 फॉर्मल चार्ज आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वो सेकंड अप्रोच, एक एटम जिसके पास लोन पेयर है, एक एटम के पास जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, इससे इसको 1 इलेक्ट्रॉन पहले मिलता है, इस पे प्लस इस पे माइनस आता है, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। जैसे अमोनियम आयन में नाइट्रोजन एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना रहता है? अगर अमोनियम आयन का हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाते तो हमें लगता कि वो फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पे रहता है, जबकि सही आंसर है फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर रहता है +1। तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी ज्योमेट्री आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता होगा तब बनेगी। तो ये मॉलिक्यूल है जिनकी ज्योमेट्री आप बना सकते हैं के मेथड से। इनकी ज्योमेट्री पता करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता होना चाहिए क्या होता है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, बल्कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी ज्योमेट्री हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी ज्योमेट्री प्रिडिक्टेबल नहीं रहती है। तो फिर उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री
आपको याद होनी चाहिए और उस ज्योमेट्री को देखकर आपको ये एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि वो ज्योमेट्री कैसे बनी होगी। फॉर एग्जाम्पल P4, P4O6, P4O10, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल है। इनकी ज्योमेट्री प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगी, इनकी ज्योमेट्री आपको याद होनी चाहिए कि कैसी है। P4 मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस एटम एक टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे आपस में जुड़े रहते हैं। ये P4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है। 4 फास्फोरस एटम आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, हर फास्फोरस 3 फास्फोरस से जुड़ा है। अब ये ज्योमेट्री प्रिडिक्टेबल नहीं थी, जो वो 7 मेथड्स बताए उन, जो वो 7 स्टेप्स बताई उससे। बट अब अगर हमारे सामने ये ज्योमेट्री है तो क्या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे बनी होगी? वी कैन एक्सप्लेन फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में S2P3 कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ये इस फास्फोरस की बात कर रहे हैं। ये फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो एक फास्फोरस के पास 4 ऑर्बिटल आते हैं, जिसमें से एक में लोन पेयर रहता है। बाकी जो 3 जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे फास्फोरस से बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ऐसे 4 फास्फोरस है, चारों के पास ऐसा है। तो एक फास्फोरस ने ऐसे बॉन्डिंग कर ली, एक फास्फोरस ने ऐसे बॉन्डिंग कर ली, और एक फास्फोरस ने ऐसे बॉन्डिंग कर ली। ये 4 फास्फोरस आपस में ऐसे साइक्लिक मैनर में एक दूसरे से जुड़ गए। तो ये ज्योमेट्री प्रेडिक्टेबल नहीं थी, लेकिन देखकर हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ये ज्योमेट्री कैसे क्रिएट हुई होगी। फास्फोरस यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब ये टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे 4 फास्फोरस जुड़े हुए हैं। अगर हम इस टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे जो फास्फोरस जुड़े हैं, डायरेक्ट फास्फोरस फास्फोरस आपस में जुड़ने के बजाय बीच में एक ऑक्सीजन एटम ला लें, ये फास्फोरस एटम जो आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये फास्फोरस एटम्स को डायरेक्ट न जोड़ें। टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पर 4 फास्फोरस एटम है, लेकिन ये फास्फोरस एटम डायरेक्ट मत जोड़ो। ये डॉटेड लाइन तो केवल उनकी पोजीशन बता रही है। 2 फास्फोरस एटम्स आर जॉइंड थ्रू अ ऑक्सीजन। 2 फास्फोरस एटम डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, एक ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए, और ऐसा टेट्राहेड्रा की हर एक एज पर हो रहा है। टेट्राहेड्रा की 6 एज होती हैं, हर एक एज पर ऐसा होगा। तो इसमें 4 फास्फोरस होंगे और 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। दिस इज P4O6। ये ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री में दोनों में फास्फोरस यही वाला हाइब्रिडाइज है, बस फर्क कहां आया? ये जो फास्फोरस था यहां पर दूसरे से डायरेक्ट जुड़ गया, यहां पर वो वाया ऑक्सीजन जुड़ा। पहले यहां ऑक्सीजन जुड़ी और ऑक्सीजन की एक दूसरी वैलेंसी वो दूसरे फास्फोरस से जाके जुड़ी। तो ये P4O6 की ज्योमेट्री हो गई। अच्छा, अब इस ज्योमेट्री में इस फास्फोरस के पास जो लोन पेयर बचा है,
अगर हम इसको यूज कर लें एक ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने को, मतलब बेसिक ज्योमेट्री तो वही रहे, ये बेसिक ज्योमेट्री तो वही वाली है, मगर हर फास्फोरस के बाद जो लोन पेयर है वो एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाए। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 ऑक्सीजन और बढ़ जाएंगे, दिस बिकम्स P4O10। स्टिल फास्फोरस यही वाला हाइब्रिडाइज्ड है। तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक्सप्लेन भी करते आनी चाहिए, यदि आपको वो ज्योमेट्री मिल गई है तो। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि द नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स इन P4O6, P4O6 में नंबर ऑफ PP बॉन्ड कितने होंगे? आंसर इज 0, बिकॉज फास्फोरस एटम्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ ईच अदर। फास्फोरस एटम्स डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, उनमें 2 फास्फोरस एटम वाया ऑक्सीजन अटैच है, जबकि यहां डायरेक्ट अटैच थे। अगर ये क्वेश्चन इसके लिए होता कि नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स कितने हैं, तो आपको देना पड़ते 6 आंसर होता। टेट्राहेड्रा की हर एक एज एक PP बॉन्ड है, यहां पर एक PP बॉन्ड नहीं है, यहां भी डायरेक्ट कोई PP बॉन्ड नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेबल है, कुछ के प्रेडिक्टेबल है लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जानकारी चाहिए, कुछ के बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में स्ट्रक्चर्स बनाना देखा।